हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में हम सभी अपने क्रैश कोर्स सीरीज को आगे प्रोसीड करेंगे। इस आज के सेशन में हम सभी बेसिक मैथमेटिक्स जिनका आप इस्तेमाल फिजिक्स बनाने में, फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में इस्तेमाल करते हैं, उनको वन शॉट में उनका हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। आप लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज लॉन्च किया है लास्ट मोमेंट रिवीजन पे, उसका नाम है फटाफट रिवीजन सीरीज। ये खास उन बच्चों के लिए जो क्लास 11th 12th और ड्रॉपर है। अभी जेई और नीट का एग्जाम होने वाले कुछ महीनों बाद उनके लिए काफ़ी ही रिवीजन हेल्पफुल होगा। इस सीरीज के थ्रू मैं आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा और साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक हमारे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो आज के सेशन में हम सभी बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में, जिनका इस्तेमाल आप सभी फिजिक्स में करते हैं। जैसे हमारा लाइफ सर बिना हैप्पीनेस के नहीं अच्छा लगता है, उसी तरीके से बिना बेसिक मैथमेटिक्स के रूल्स के हम सभी फिजिक्स के किसी भी प्रॉब्लम को सही से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आज जाइए हम लोग सीखेंगे कि फिजिक्स के लिए जो 3 बेसिक मैथमेटिक्स के रूल्स हैं उसको आसान तरीके से सीखेंगे। आज के बाद आपको बेसिक मैथमेटिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ अगर आप 1 घंटा हमारे साथ बिताते हैं। तो आज की बेसिक मैथमेटिक्स में हम सभी 3 टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद डिफरेंशिएशन और थर्ड इंटीग्रेशन। तो शुरू करते हैं हम सभी ट्रिग्नोमेट्री से। अब ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। आप लोगों को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो एक्चुअली जो फॉर्मूलेज होते हैं वो हर बुक में लिखे होते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जिनका इस्तेमाल एक्चुअली हम लोग जो ज़्यादातर फिजिक्स में इस्तेमाल होते हैं उनको मैं यहाँ लिख रखा हूँ। ये आप एक बार मैं पढ़ भी दूंगा, आप रिवीजन कर लेंगे। एक्चुअली जो ट्रिग्नोमेट्री में खास करके जो प्रॉब्लम होती है और जो वहाँ पे मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो एंगल निकालने के लिए। कुछ स्टैंडर्ड एंगल होता है निकालने के लिए, जिससे हम लोग क्लास 10th में सीखा था, वो तो हमें याद रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। वो भी एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा क्योंकि में जो हम लोग क्लास 10th में स्टैंडर्ड एंगल देखते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे एंगल्स होते हैं जो क्लास 10th में नहीं बताए जाते हैं और 11th 12th में डायरेक्ट आने की वजह से हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करें। कितने लोग बच्चे अगर समझने के बाद साइन में गलती हो जाता है कि आखिर कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम आज का सोल्यूशन निकलने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। कुछ फॉर्मूला है, पहले उसको देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 3 आइडेंटिटी होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 क्या है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, जिसे आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा था। ये कंपाउंड एंगल, डबल एंगल भी बोलते हैं, डबल एंगल फॉर्मूला साइन 2 थीटा का वैल्यू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा का वैल्यू आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला ये भी होता है। आप कहीं कहीं इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका भी कर सकते हैं। ये तीनों फार्मूला किसका होता है? कॉस 2 थीटा का। आप तीनों फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। सर कभी किसका करेंगे तो डिपेंड करेगा सर आपका कैसा एक्सप्रेशन है, क्योंकि अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग तरह का फार्मूला सेट करता है। तो आप याद रखेंगे तीनों, ठीक है। फिर अब सर कुछ ऐसे एंगल होते हैं जो 2 एंगल को जोड़ने वाला, सम ऑफ एडिशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब 2 एंगल को जोड़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। साइन ए प्लस बी या फिर माइनस बी रहेगा तो क्या करेंगे साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये सारे एक्चुअली आपको फॉर्मूला क्या है पहले से ही याद है, एक बार इसको रिमेंबर कर लीजिए। ये सारे जो 9 फॉर्मूलाज लिखे हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल हम लोग खूब करते हैं। एक्चुअली जो मेजर पार्ट है ना ट्रिग्नोमेट्री का, उसको मैं कवर कराता हूँ ट्रिक के साथ, आसान से ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। कुछ मैं 10th के पॉइंट को आपको रिवाइज कराता हूँ कि जो स्टैंडर्ड ट्रायंगल थे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एंगल बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एंगल, फॉर्म ऑफ एंगल, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एंगल को हम लोग पहले कवर करते हैं, ठीक है। क्या क्या था जो हम लोग 10th में सीखे थे? 0, 30, 45, 60 और 90। ये कुछ वो एंगल हैं जिनको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एंगल कहते हैं और जिनका वैल्यू हमें जनरली 10th से ही याद करवाया था, हम लोग याद करके रखते हैं। तो ये कैसे इनका वैल्यू याद रखेंगे? तो पहले कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया साइन थीटा और थीटा का वैल्यू ये है। एक बार साइन थीटा पहले मैंने लिया और मैंने बोला कि साइन थीटा, बस आप किसी भी जब कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एंगल का अगर वैल्यू निकालना हो
और उसके लिए इतना बड़ा चार्ट आपको दिया गया, उसको याद करना हो। अगर याद नहीं हो रहा है तो देखिए एक ट्रिक बताऊंगा, बस आप साइन थीटा का याद कर लो। किसका याद कर लो? बस साइन थीटा का, और किसी का याद ही नहीं करना, बाकी सब आप लिख सकते हो। सिर्फ एक साइन थीटा का सारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एंगल को आप याद कर लो, उसके बाकी जितने भी 6 बचे हुए 5 हैं उन सब के आप फॉर्मूला खुद से लिख सकते हो। देखिए कैसे, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है ना वो 0 से शुरू होता है और 1 पे खत्म होता है। याद रखिएगा, साइन थीटा का ट्रिक बताना हो, साइन थीटा का आ गया मतलब सब आ गया। 0 से शुरू होता है और 1 पे खत्म होता है, ठीक है। तीनों के नीचे छोड़, ऐसे ये तीनों बच गया ना, 0 से शुरू और 1 पे खत्म। 3 बचे हुए बढ़ने के लिए तीनों के नीचे दे दो 2 2 2 दे दिया। यहाँ लिखिए 1 1 √3, 1 1 √3 और फिर बीच वाले में भी √2। ये हो गया सारे वैल्यू का एंगल। कितना आसानी से याद रखें, 0 से गए 1 तक, 2 2 2 1 1 √3 और बीच वाले पे √2। कोई दिक्कत? अब देखिए सर साइन का तो लिख लिए, साइन का लिख लिए, अब कैसे बाकी सबका भी हो जाएगा? तो देखिए साइन का पता है तो कॉस का भी हो जाएगा। कैसे सर? देखिएगा, अगर हमको कॉस थीटा पूछेगा तो इसी का रिवर्स कर देते, साइकिल चेंज। यहाँ से आगे क्यों गए, अभी से लौट जाइए। सेम जैसे वहाँ पे जो 90 का वैल्यू है यहाँ पे 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, यहाँ पे जो 60 का वैल्यू है यहाँ पे 30 का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे किसका हो जाएगा 30 का। ये तो 45 का वैल्यू 45 भी के पास से हो जाएगा। ये 1/2 30 का कहाँ जाएगा 60 पे, ये हो जाएगा 0 पे। कोई दिक्कत? अगर हमको tan निकालना हो तब सर, इसका वैल्यू निकालना हो सर tan थीटा, तो क्या करते हैं? तो हमको पता है सर क्या कि जो tan थीटा होता है ना, जो tan थीटा होता है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये तो पहले से पढ़ा है ना, ये तो रिवीजन कर रहे हैं। तो ये अगर हमको tan 0 निकालना है तो साइन 0 का वैल्यू ऊपर और कॉस 0 का वैल्यू नीचे। tan 0 निकालना है तो साइन 0 का वैल्यू ऊपर, साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर हमको ऐसे बोल दे कि हमको tan 0 बताइए, क्या बताइए tan 0, तो ऊपर लिखेंगे साइन 0, नीचे में कॉस 0। साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 1 के टेबल में 0 0 बार में। तो मतलब मैं क्या बता रहा हूँ कि बस आप साइन का याद रखो, साइन का टिक रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब रेसिप्रोकल नहीं, मतलब सीरीज और ऑर्डर को रिवर्स कर दो। 0 से 1 गए थे, यहाँ पे 1 से वो 0 चल जाओ तो कॉस आ गया। उन दोनों को डिवाइड कर दो तो tan आ जाएगा। अब ये 3 निकल गए तो बाकी सब निकल जाएंगे। और साइन का रिवर्स होता है क्या? कॉसेक। तो जो साइन का वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए तो कॉसेक का वैल्यू आ जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, सेक के वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस के वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक आ जाएगा। tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो tan के वैल्यू को अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कॉट का वैल्यू। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? सर ये सब बातें तो समझ में आती है जो आपने कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एंगल। और अगर यहाँ पे ये हमसे पूछा जाए, क्या ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एंगल तो मुझे पहले से पता ही था, अगर हमसे पूछा जाए साइन 15 का वैल्यू, साइन 75 डिग्री का वैल्यू, क्या पूछ दे हमसे सर? साइन 15 पूछ दे, साइन 15 डिग्री का वैल्यू बताओ, या फिर बोल दे साइन 75 डिग्री का बताओ। तो ये तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बताया गया था। चलिए ये भी, और ये मान भी गया, अगर फिर मानिए तो 90 डिग्री के अंदर है तो कैसे कैलकुलेट भी कर लिए। साइन कोई 210 डिग्री पूछ दिया तो कैसे निकालेंगे? एक्चुअली साइन जगह पे कॉस ले सकते हैं, tan ले सकते हैं, कॉट ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। एक का तरीका पता होगा, सब में वही अप्लाई करेंगे। तो सर पहले सीखते हैं साइन 15, साइन 75, साइन 210 निकालने के लिए कैसे आखिर एंगल को कैलकुलेट करते हैं। तो सर अगर साइन 15 है तो अगर याद रखिएगा, अगर 90 के नीचे कोई एंगल है, 90 के नीचे है और एक्चुअली अगर वो 15 का मल्टीपल है तो उसको आप एडिशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये जो फॉर्मूला है ना, इस पर सेट करने की कोशिश कीजिएगा। एक्चुअली वो सेट हो जाता है, ठीक है। ऐसे में मतलब एक जनरल मेथड नहीं, मैं ट्रिक के रूप में बता रहा हूँ, क्या जनरली ऐसा देखा जाता है। जैसे 15 का वैल्यू का पूछा ना, तो 15 को आप ऐसा ले सकते हैं, क्या साइन 45 माइनस 30 ले सकते कि नहीं। 45 में से 30 का कितना है? 15। अब ये क्या दिख रहा है? साइन a माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है। क्या दिख रहा है? साइन a माइनस बी। सर जो साइन a माइनस बी की जगह तो 45 का भी वैल्यू पता है और 30 का भी वैल्यू हमको पता है। तो सर चलिए निकाल कर देखते हैं। तो क्या इसका क्या फॉर्मूला होता है साइन a माइनस बी का? तो साइन a
कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। ए हमने इसको मान रखा है और बी हमने इसको मान रखा है। ठीक है, देखिएगा साइन ए बोला तो साइन ए बोले मतलब साइन ए बोला मतलब साइन 45, कॉस बी बोला मतलब कॉस 30 माइनस कॉस ए बोला मतलब कॉस 45, साइन बी बोला मतलब कि साइन 30। कोई दिक्कत? साइन 45 का वैल्यू 1/√2 अभी हम लोग देखे स्टैंडर्ड फॉर्म से। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा क्या आ गया यहाँ से, ऊपर में ले गए तो √3 2√2, यहाँ से आ गया 1/2√2, क्या आ जाएगा क्या √3 - 1 2√2। ये हो जाएंगे किसका वैल्यू? साइन 15 डिग्री का वैल्यू। कितने लोग इसके वैल्यू को याद रखते हैं? इंडिया वगैरह में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ जाता है साइन, मतलब वो भी एक इक्वेशन रहता है जहाँ पे डायरेक्ट साइन 15 का वैल्यू इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे लोग इसको याद करके जाते हैं कि साइन 15 डिग्री बराबर √3 - 2√2। याद नहीं करना है ना, कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो हम लोग ऐसे भी जेई के स्टूडेंट लोग को इतना आना चाहिए, उसके मैथमेटिक्स में तो भरपूर इस्तेमाल होगा। ठीक है, नीट के बच्चों में तो उतना मैथ है ही नहीं, तो फिर नहीं, पर फिजिक्स में जितना हो तो ऐसा तरीका होता है। साइन अगर हमको 75 डिग्री का अगर निकालना हो, किसका निकालना हो? साइन 75 का, तो क्या लिखेंगे इसको? 30 + 45। देखिए यहाँ पे माइनस वाला फॉर्म लिया था, यहाँ पे प्लस वाला फॉर्म लिया, तो जब भी 90 के नीचे रहेगा ना उसको ये दोनों फॉर्म के रूप में तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर ये दोनों के रूप में टूट गया तो काफ़ी आसान बात है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ ना, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे साइन 75 डिग्री का वैल्यू। देखो अब हम बात करते हैं कि सर साइन 210 के वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। साइन 220 का 210 बोल दे, 360 बोल दे, 345 बोल दे, 900 बोल दे, इतने सारे अगर इतने ज़्यादा वैल्यू रहेंगे तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, उसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझिए। क्या समझिए सर? कोऑर्डिनेट सिस्टम को, कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हैं, इसको हम लोग वाई एक्सिस से बोलते हैं, तो वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको वाई नेगेटिव एक्सिस बोलते हैं, वाई का नेगेटिव। ठीक है, वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एक्स डैश से करते हैं, एक्स पॉजिटिव एक्सिस और एक्स नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चारों, इसको हम लोग ये सब तो जानते हैं, फिर भी लिख देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब सर हम लोग सीख रहे हैं क्या? एंगल निकालना 210 का, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। तो याद रखिएगा कि ये जो पहला क्वाड्रेंट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें जितने सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, मतलब ऑल पॉजिटिव लिखते हैं। मतलब अगर कोई भी एंगल पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब 0 से लेकर 90 के बीच में कोई वैल्यू है, उसके साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन हो, कॉस हो, टैन है, कॉट है, सेक हो, कॉसेक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका वैल्यू किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। अगर वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव में ही देंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसमें साइन और कॉस, सॉरी साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये दोनों ही पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। अगर वो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, और बाकी रिमेनिंग क्या होंगे सर? ये दो जो होंगे ना, ये दो जो होंगे, ये दोनों शो करेंगे पॉजिटिव वैल्यू। अब बाकी जो रिमेनिंग रह गए, बाकी जो रिमेनिंग सेकंड क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे वो निगेटिव वैल्यू शो करते हैं। क्या शो करेंगे? निगेटिव। मतलब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आ गया, टैन आ गया, कॉट आ गया, सेक आ गया, तो ये सबका वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है सर? थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा, इन दोनों का वैल्यू क्या शो करता है? ये दोनों पॉजिटिव शो करता है। क्या शो करता है? पॉजिटिव। और बाकी जो जितने सारे रिमेनिंग बच गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनका अगर वैल्यू, उनका जो एंगल, जैसे साइन 210 पूछ रहे हैं, तो 210 के कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। अरे 90
और 90 180 और 30 इसी में है ना, 270 तक इसमें आएगा, 180 से लेकर 270 इसमें। तो साइन का जो भी वैल्यू आएगा ना, साइन का जो भी वैल्यू आएगा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्योंकि वो जो एंगल है ना वो किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। किस में लाई कर रहा है सर, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ऐसे पहचानते हैं। तो जो भी tan और cot का कोई वैल्यू आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में तो बोलेंगे पॉजिटिव, और बाकी रिमेनिंग जो होंगे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, फोर्थ में cos और tan, ये सब ये यहाँ साइन हुआ tan हुआ, यहाँ cos का होता है, cos थीटा और sec थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होता है इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में। रिमेनिंग बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। याद कैसे रख सकते हैं, तो याद रखने का देखिए तरीका होता है, ये भी देख सीख लीजिए। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, क्या बोले, आफ्टर से ऑल, स्कूल मतलब साइन थीटा के साथ क्या होता है, कॉसेक, टू मतलब tan थीटा कॉट थीटा, कोचिंग मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा। लोग ये भी याद रखते हैं आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, कोई CST कास्ट याद रखता है, क्या CST कास्ट, तो आप कैसे भी याद रख सकते हो, बट इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अभी तक जो हमें निकालना था वहां तक नहीं पहुंचे, अभी तक हमें जो एक्चुअली में कैलकुलेट करना है वहां तक हम लोग अभी पहुंचे नहीं है। देखिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं सर, हमें कैलकुलेट करना है साइन 210 का वैल्यू। इससे पहले भी अभी बहुत कुछ है, कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ठीक है, उनको मैं लिखता हूँ, तुम ध्यान दीजिएगा, फिर समझाएंगे कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं। अच्छा ऐसे लिखा मैंने, साइन 90 प्लस माइनस थीटा, साइन 90 प्लस माइनस थीटा। 90 लिखने से अच्छा ऐसे लिख दीजिए ना, ताकि आपको बार बार नहीं बताना पड़े। अगर n π/2 हो, मतलब π/2 का मल्टीपल हो, π/2 का मल्टीपल हो प्लस माइनस थीटा, तो बदल जाता है कॉस थीटा में। किसमें बदलता है, कॉस थीटा में। साइन की बात अभी नहीं करेंगे, साइन इसके आगे कौन सा साइन लगेगा ये क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड करेंगे, जो अभी सीखा हमने वो हम लोग सवाल करके देखेंगे। पर इतना याद रखिए कि अगर यहाँ π/2 का मल्टीपल के फॉर्म में पहले एंगल को बनाएंगे प्लस माइनस थीटा, तो अगर ऐसा फॉर्म बनता है तो साइन थीटा किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, ठीक है। अगर ऐसा रहता साइन के साथ तो साइन nπ रहता प्लस माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा में ही रहता है, ये कन्वर्ट नहीं होता, ये किस में रहेगा, साइन थीटा में ही रहेगा। मतलब अगर π/2 का मल्टीपल है तो कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा, पाई का मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, पाई का, तो साइन थीटा में ही रह जाएगा, कन्वर्ट नहीं होगा। इसी तरीके से होता है tan अगर nπ/2 है प्लस माइनस थीटा, तो ये बदलता है कॉट थीटा में, किस में बदलता है, कॉट थीटा में। अगर tan nπ है, क्या है, nπ प्लस माइनस थीटा, तो ये नहीं बदलता है, किस में, कॉट में, ये tan ही में रहता है। मैं फिर बोल रहा हूँ इसके आगे साइन भी कुछ होगा, मैटर करेगा, इससे पहले साइन भी, साइन की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे। यहाँ पे मैं ऐसे इंटीग्रल ले रहा हूँ ना, इसलिए एक और दो एग्जाम्पल देखते हैं। एक्चुअली एक और क्या बच गया, tan हो गया, सेक हो गया, कॉसेक ना, क्या बच गया, कॉसेक। तो कॉसेक भी nπ/2 प्लस माइनस थीटा पे किस में बदल जाता है, सेक थीटा पे, ठीक है। और कॉसेक अगर nπ है, मतलब पाई का मल्टीपल है, तो नहीं बदलेगा किस में, तब ये कॉसेक थीटा में ही रह जाएगा। कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। साइन 210 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए सीखना चाह रहे थे, ठीक है। किसका वैल्यू सर, साइन 210 डिग्री। हम देखिए इतनी जानकारी हो गई है, रिवीजन करवा दिया कि इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या सवाल है सर, मैं साइन 210 डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी एंगल दिया रहेगा ना, जो भी एंगल दिया रहेगा उसको 90 के मल्टीपल में लिखने की कोशिश कीजिए। क्या कीजिए, 90 के मल्टीपल में लिखने की कोशिश कीजिए। 90 के मल्टीपल में लिखिए, क्या लिख सकते हैं इसको, 210 है तो 180 प्लस एक, और 90 92 या 180, क्या लिखेंगे, साइन 90 इंटू 2 180 प्लस 30। ओ हाँ, चलिए एक बात और बताना था।
ऐसे मैंने वहाँ एन पाई लिख दिया था। अब ये समझ लीजिए, देखिएगा 90 इंटू 2 आया, क्या आया 90 इंटू 2 प्लस 30, ठीक है। उस फॉर्मूला में पहले हमको हाईलाइट करना चाहिए था, मैंने किया ना, इरेज कर दिया। यहाँ पे सुन लीजिएगा, हमने अगर इसको 90 के मल्टीपल में तोड़ा, 90 के मल्टीपल में मैंने तोड़ा, ठीक है। तो 90 के मल्टीपल में जब मैंने इसको तोड़ा तो ये क्या है, अगर यहाँ पे कितना 90 का कितना मल्टीपल आया है 2, कितना आया 2 आया, ठीक है। तो अगर 90 का इवन मल्टीपल आता है, 90 का इवन मल्टीपल आता है तो साइन साइन ही में रह जाएगा। अगर 9 का इवन मल्टीपल आता है तो जो साइन है साइन ही में आ जाएगा। और 90 का अगर ऑड मल्टीपल आता है, यहाँ रहता 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, 90 इंटू 5, तो साइन जाता कॉस में, कॉस आता तो जाता साइन में, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टैन कॉट में, कॉट टैन में, और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, इसी हिसाब से। तो जो भी एंगल निकालना रहेगा तो सबसे पहले क्या काम करेंगे कि सर जो वैल्यू दिया रहेगा ना 90, जो वैल्यू दिया रहेगा उसको 90 के फॉर्म में लिखेंगे। अगर 90 के फॉर्म में लिख लिए, 90 का मल्टीपल के फॉर्म में, तो लिखने के बाद देखेंगे अगर 90 का 90 मल्टीपल, ये मतलब ऑड मल्टीपल है, तो साइन का कॉस करेंगे, टैन का कॉट करेंगे, कॉट का टैन, कॉस का साइन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक करेंगे, ठीक है। अगर इवन मल्टीपल है तो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था वही लिख दीजिए, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था वही लिख दीजिए। सर यहाँ पे 90 का क्या मल्टीपल है इवन, तो वही लिख देंगे, क्या सर, और साइन लिख देंगे। और थीटा क्या है, प्लस थीटा, ये साइन 30। आप ध्यान से देखिएगा। अब सर इसका वैल्यू प्लस या माइनस, आपने कहा था साइन के लिए बाद में बताएंगे। तो देखिए ये साइन जो ये कितना था 210, क्या है 210 डिग्री, तो 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये 90, 90 180, और ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो इसके आगे रहेगा माइनस। अगर यहाँ पे अगर कॉस हो जाता तो थर्ड में कॉस में नेगेटिव होता, अगर यहाँ टैन होता तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ भी क्या होता है पॉजिटिव। अब साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो साइन, तो इसका साइन 210 डिग्री का वैल्यू आएगा -12, क्या आ जाएगा -12। कोई दिक्कत नहीं। कोई बच्चा ऐसे कहेगा कि सर इसको ऐसा जरूरी नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं। कोई बच्चा कि सर हम ऐसे तोड़े तो क्या से, साइन 90 इंटू 3 माइनस 9 दे 2 -60, ठीक। क्या लिखा मैंने सर, इसको ऑड मल्टीपल में ले आया ना, देखिए ना, इसको आपने 180 प्लस लिखा था, हमने 270 -8 तो भी तो बोल सकते हैं ना इसको, 90 तिहाई 270 -8 210 आएगा, क्लियर है। तो कितना आ जाएगा 210। आप ध्यान दीजिए, मैंने कहा जब 90 का ऑड मल्टीपल आ जाए, 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन चल जाता है कॉस में, साइन किस में चल जाएगा कॉस में, साइन कन्वर्ट हो जाएगा सर कॉस में हमारा, और थीटा क्या दे देंगे 60। अब आगे प्लस की माइनस कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये 210 है वो कहाँ आ जाएगा 210 थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस इस देखेंगे, जो जिसमें कन्वर्ट हो गया वो देखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, तो आगे क्या ला देंगे माइनस। और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है -12। कुछ भी करो सर आंसर वही आएगा, तरीका यही है। पहले जिस भी वैल्यू का एंगल निकालो, मैं 200 लिया, आप कोई भी एंगल ले लो और उसको आप पहले 90 के मल्टीपल में लिख लो। अगर 90 का इवन मल्टीपल है तब जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था वही का वही रहेगा। अगर उसका ऑड मल्टीपल है 90 का तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक हो जाता है। क्लियर है एंगल निकालना, नोट कीजिए। और हम फिर आगे बात करते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन क्या होता है बेसिक मतलब समझते हैं और फॉर्मूले समझते हैं, कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द रेट ऑफ एलिमेंट्री चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब कि x के रिस्पेक्ट में y में जो चेंज होता है, x के रिस्पेक्ट में जो y में जो चेंज होता है उसको मेजर करने के लिए। सर जो रेट ऑफ चेंज होता है ना दो तरह का होता है, एक एवरेज और एक एलिमेंट्री। एवरेज कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा अंतर होना, एलिमेंट्री कहने का मतलब बहुत ही कम अंतर होना, मतलब बहुत न के बराबर इंक्रीज करना। एलिमेंट्री कहने के बराबर लगभग न के बराबर इंक्रीज करना। एक्चुअली तो जो डिफरेंशिएशन है ना, मतलब एक्चुअली जो उसमें जो x में जो चेंज होता है ना, x में चेंज एक्चुअली एकदम 0 के बराबर होता है, लगभग 0, एकदम एग्जैक्ट 0 नहीं, लगभग टेंस टू 0।
कहते हैं हम लगभग जीरो है, पर जीरो नहीं, एग्जैक्टली जीरो नहीं कहते, लगभग जीरो के बराबर चेंज होता है, उसी के रिस्पेक्ट में जो वाई में जो चेंज होता है उसी को मेजर करने के लिए हम सभी डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर फिजिक्स के भाषा से देखें तो किसी भी इंस्टेंट टाइम पे, किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे अगर किसी के रेट को मेजर करना है, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे किसी का रेट मेजर करना है, तो वहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है कि हम सभी डेल्टा से चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर डेल्टा वाई अपन में डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं चेंज इन वाई, चेंज इन वाई, इसको बोलेंगे चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कि जो डिफरेंशिएशन उसको हम ऐसे लिखते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि लिमिट लगा दीजिए। क्या लिमिट क्या है कि लिमिट ये है कि डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, जो डेल्टा एक्स है वो जो उसमें एक्स में जो चेंज है ना वो लगभग वो किसके बराबर है, जीरो के, एग्जैक्टली नहीं है बट टेंस टू जीरो है। ठीक है, मतलब 0.00001 है, मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स डिफरेंशिएशन का यही मतलब होता है कि जो एक्स में जो चेंज है ना वो लगभग जीरो के बराबर है, लगभग, एग्जैक्टली जीरो नहीं है। ठीक है, तो उस चेंज को हम लोग मेजर करने के लिए डिफरेंशिएशन जैसे टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन होता है जिसका हम लोग जिसका फॉर्मूला के थ्रू याद रखते हैं, जिन्हें हम प्रॉब्लम में डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। जैसे कुछ देखिएगा, अगर किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालना हो, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। साइन एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर उसका डिफरेंशिएशन निकालना हो एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स लिखा हुआ है एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ आप देखिएगा जो एंगल होगा इसी के रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ टी रहता है यहाँ एक्स रहता तो फिर गड़बड़ होता, फिर चेन रूल लगाना पड़ता। तो दोनों का फंक्शन सेम होना चाहिए, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स नहीं होता है। ठीक है, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्स टू द पावर एन, मतलब कभी भी एक्स स्क्वायर हो, एक्स पे पावर 3 हो, उसका कैसे निकालते हैं, तो एन बाहर आ जाता है और ऊपर पावर n-1, जैसा ऐसे लिखा है x पावर 5 को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो जो पावर है उसको बाहर निकाल दो और उससे एक हटा के यहाँ लिख दो, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। जो पावर है उसको बाहर निकाल दो, उससे घटाकर एक लिख दो। क्लियर है। एक और इसमें आता है जो हमने सीखा ना, उसमें एक चीज़ और, क्या सर, बहुत लोग उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, मैं बताता हूँ क्या। अगर सर ये लिखा रहा क्या कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, आप तो कर दोगे, बोलोगे कॉस एक्स होगा, पर मैं कहूँगा कि आप डिफरेंशिएट करो साइन 2x + 4 को, 2x + 4 को डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको कैसे करेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, साइन 2x + 4 क्या होगा, तो इसको ऐसा थोड़ी ना लिख देंगे, ये होगा क्या आंसर, कॉस 2x + 4, ये हो जाएगा। सिर्फ सोचिए सर, यहाँ पे ये एंगल थीटा माने थे, तो यहाँ भी एंगल थीटा मान लेते हैं। सर मैंने बोला था दोनों का वेरिएबल सेम होना चाहिए, तो जो एक्स का कोफिशिएंट है ना, ये भी क्या आएगा, याद रखिएगा, जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो एक्स का कोफिशिएंट होगा ना उसको बाहर मल्टीप्लाई कर देना। क्या याद रखना है कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको बाहर बस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर सही हो जाएगा। सर जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको बाहर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अगर फॉर्मूला बनाना चाहिए तो 11वां नंबर बना सकते हैं, ऐसे सबके लिए लिखना पड़ जाएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax + b विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो लिखेंगे a इंटू कॉस ax + b। एक्चुअली यहाँ पे हम सभी ये जो है ना, पहले तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, किसको, इस पूरे टर्म को। आखिर सर a बाहर क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले मैंने इस टर्म को डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, और फिर ये भी डिफरेंशिएट होगा ना, हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, ये इतने सारे है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a आएगा, a भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्लियर है, क्लियर है। अब सर सीखते हैं कि सर अगर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले थे कुछ स्टैंडर्ड, किस तरीके से सवाल आते हैं। डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा कि सेक एक्स का बताइए या फिर टैन का बताइए, तो सवाल क्या आता है, मतलब आखिर एल्जेब्रिक वे में सीखते हैं।
कि अगर किसी भी मान लेते एक टर्म u है और v है, कुछ y दिया हुआ है ऐसे, और y दिया हुआ है मेरा u प्लस माइनस v प्लस माइनस w ऐसे, बोला इसको डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। क्या बोला? x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो क्या करेंगे? तो लिखेंगे dy अपॉन में dx इक्वल टू du अपॉन में dx। हर एक को एक सेपरेट मान लेंगे। क्या मान लेंगे सर? हाँ, इसको डिफ्रेंशिएट करना है x रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और इधर जो लिखे रहेंगे ना सबको एक एक मान लीजिए, भूल जाइए कि अलग कुछ है। इसको मान लेंगे, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, सबको सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे? सबको सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर y इक्वल टू सी यू है तो मतलब ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, तो सर अगर कोई एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तब कैसे करेंगे? तब कुछ नहीं करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करना एक्स रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, और जो वेरिएबल है उसको एक्स रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे? डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्लियर है? अगर सर दो एक y का फंक्शन है u इंटू वी, मतलब दो ऐसे फंक्शन है जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर रखे हैं, तो कैसे करेंगे? तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई अपॉन में क्या करेंगे? डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना, डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले एक को मान लीजिए कांस्टेंट, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो। मान लो हमने u को मान लिया कि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है? बाहर मल्टीप्लाई रहता है, बाहर ये कांस्टेंट को हम क्या करते हैं? बाहर मल्टीप्लाई में रखते हैं, और ये दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दो। फिर बीच में प्लस, दूसरे को कांस्टेंट मान के पहले को डिफ्रेंशिएट कर दो, पहले को डिफ्रेंशिएट कर दो। मैंने क्या बोला? जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेंगे तो पहले को कांस्टेंट मान के दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर दूसरे को कांस्टेंट मान के पहले को डिफ्रेंशिएट कर दो, हो गया। ठीक है सर, अगर सवाल जहां मल्टीप्लाई था वहां डिवाइड कर दे तो ये याद रख लीजिएगा। अगर y इक्वल टू यू वी का मतलब u बाई वी रहे, क्या रहे? u बाई वी, तो याद रखिएगा कैसे? इसको बोला डिफ्रेंशिएट करो भाई। क्या बोला? डिफ्रेंशिएट करो। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर रहेगा उसका नीचे स्क्वायर लिख देंगे, और जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसका नीचे स्क्वायर लिख दिए, और जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ले गए इनटू में, और जो न्यूमरेटर था उसको पहले डिफ्रेंशिएट किए माइनस एक्स, और फिर एक को कांस्टेंट मान के दूसरे को डिफ्रेंशिएट, फिर दूसरे को कांस्टेंट मान के पहले को डिफ्रेंशिएट। क्लियर है? तो ये याद करना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा लॉजिक से अलग होता है, नीचे वी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो इसको खास करके याद रखिएगा, u बाई वी रूल को। ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे टूल्स पे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के जितने ये पॉसिबल कॉन्सेप्ट थे मैंने बताया। ऐसे तो एक क्रैश कोर्स है, डिटेल में जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री पे 1-1.5 घंटे का लेक्चर बन सकता था, बट एक क्रैश कोर्स के रूप में जो पॉसिबल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपके रिवीजन में हेल्पफुल होगा। मैं डिटेल लेक्चर नहीं ले रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्पीड जरूर होगा, आप लोग कनेक्ट रहने का कोशिश कीजिएगा। अब बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी सीखा डिफ्रेंशिएशन, तो एक सिंपल मतलब समझाते हैं आपको, सिंपल सा थ्योरी। डिफ्रेंशिएशन कहने का मतलब होता है, डिफ्रेंशिएशन कहने का मतलब होता है तोड़ना। क्या सर? तोड़ना। और एक इंटीग्रेशन कहने का मतलब होता है जोड़ना। क्या सर? इंटीग्रेशन कहने का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, आप जोड़ना तोड़ने से क्या मतलब है सर? सर इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन में देखे थे कि जो भी एक्स में छोटा सा चेंज था, एक्स में जो चेंज था, मतलब कि एक्चुअली एक्स में जो छोटा सा चेंज हो रहा था उसको भी कैलकुलेट करने का काम करता था डिफरेंशिएशन। डैट मीन्स कि अगर एक्स 4.00001 है तो ये 4 से अलग निकाल देता है किसको? 0.0001 को, और कहता है भाई इतना चेंज है, मतलब 4 से इसने क्या कर दिया? इसको अलग निकाल दिया, मतलब तोड़ दिया। क्लियर है? और इंटीग्रेशन करता है छोटे छोटे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ देता है। जैसे मान लीजिए कि ये मार्ट करके मैं छोटे छोटे पीस कर दिया, फिर इसको मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो पहले जो तोड़ा था उसको जोड़ दिया, तो जोड़ने का प्रोसेस क्या है? इंटीग्रेशन। और इसको देखिए एक और यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट करता हूँ। क्या कि जो डिफरेंशिएशन है ना वो रिवर्स प्रोसेस है। किस? ये जो इंटीग्रेशन है ना रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा काम होता है इंटीग्रेशन। वहाँ तोड़े थे, यहाँ क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्लियर है इंटीग्रेशन का मतलब? इंटीग्रेशन वर्ड क्या होगा? क्लियर हो गया होगा। ठीक है डस्टर, देखिएगा आगे की बात करते हैं हम लोग।
अब सर ये सारे कुछ डायरेक्ट मेथड रिजल्ट है, मतलब कि कुछ इंटीग्रेशन के डायरेक्ट रिजल्ट है जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला बनाने में। इसको लिखेंगे पहले इंटीग्रेशन का, ये सब सिंबल समझते हैं क्या क्या कहना चाहता है। किसी भी इंटीग्रेशन सिंबल को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, एक सिंबल होता है और fx लिखते हैं और साइड में dx। क्या क्या मतलब होता है समझिएगा, क्या क्या मतलब होता है। ये हो, इसको बोलते हैं हम लोग साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? फंक्शन। यही फंक्शन दिया जाता है जिसको हम लोग इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है, फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये क्या होता है? ये होता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या होता है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? ये सब का मतलब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डायरेक्ट मेथड रिजल्ट है जिसको हम लोग समझेंगे। अगर x टू द पावर n है, क्या है? x टू द पावर n तो का इंटीग्रल निकालना है हमको, तो क्या होगा? डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। साथ में क्या आता है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। dx अपॉन में x को क्या लिखेंगे? ln x प्लस c। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन लिखेंगे तो ex, साथ में कांस्टेंट, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आता है, ठीक है। cos x का क्या लिखेंगे? cos x का हो जाता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x। क्या होता है? sin x और साथ में इंटीग्रेशन साइन। sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cos x, माइनस cos x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, tan x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। cos स्क्वायर x का, cos स्क्वायर x का क्या हो जाएगा? माइनस cot x प्लस c। sec x प्लस tan x का क्या हो जाएगा? sec x प्लस tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो sec x हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? sec x, ठीक है, प्लस c। cos x माइनस cot x का माइनस cos x प्लस। अब ये देखिए थोड़ा सा एक और स्टैंडर्ड, इसको यहाँ पे देखिए cos x का तो हमने लिख लिया था सर, cos x का होता है sin x, cos x का क्या होता है? sin x। पर यहाँ पे बोला cos के साथ एक कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई है, तब क्या करेंगे? अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना होता है तो जो जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई था वही आगे मल्टीप्लाई कर देते थे। जब सर अगर कोई किसी भी दिए गए फंक्शन में x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है और अगर उसका डिफरेंशिएशन करना है तो उस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, अगर उसका इंटीग्रेशन करना है तो उस नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर डिफरेंशिएशन करना है तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन करना है तो उस नंबर से डिवाइड करो, यहाँ डिवाइड कर देंगे। cos का क्या बताया मैंने? cos का बोला साइन होता है, तो लिख दो साइन ax प्लस c। और जिस नंबर एक जो x का कोफिशिएंट था इसे क्या कर दो? डिवाइड, साइड में ले देते 1/a। कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक, देखिए यहाँ पे ex का क्या होता है? ex नहीं होता है, बट इसमें अगर एक कोफिशिएंट है, अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन रहता है तो ये जो कांस्टेंट है आगे जाकर मल्टीप्लाई हो जाता, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो क्या लिखेंगे? e टू द पावर ax और यहाँ पे 1/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब सर इस बात को थोड़ा सा समझते हैं एक दो एग्जाम्पल से, ताकि मजा आए, फील आए कि सर आपने कैसे कहा कि जो इंटीग्रेशन है ना वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे कर रहा हूँ मैं। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर को मैंने डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या क्या मैंने डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर के सॉरी एक्स रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2x, ठीक। अब हमें बोल रहे हैं कि जो 2x है ना ये कोई फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट कर दो dx के टर्म में। किसके टर्म में? dx के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा? देखिएगा, जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है कांस्टेंट को कर दो बाहर, कर दिया, अंदर बचा x dx, मतलब x पावर 1 है। x पावर अगर 1 रहता है, x पावर क्या रहता है? 1 रहता है, तो पावर जोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा इसका? x 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। कोई दिक्कत नहीं। अब बाहर से 2 था तो बाहर 2, तो ऊपर आ गया x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये 2 से 2 खत्म, से क्या आ गया मेरा? x स्क्वायर आया कि नहीं? तो x स्क्वायर को मैंने डिफरेंशिएट किया तो 2x है, और 2x को इंटीग्रेट किया तो फिर से x स्क्वायर मिल गया। तो मतलब दोनों क्या है? एक आपस में रिवर्स प्रोसेस है। आप हर एक का देख सकते हैं।
अब देखिए तो वहाँ पे tan x को डिफरेंशिएट करते हैं तो sec स्क्वायर एक्स आता है, और sec स्क्वायर को इंटीग्रेट करें तो tan x आ रहा है। और आपने देखा था sin x को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किए तो cos x आया, और cos x को इंटीग्रेट किए तो sin x आया। तो ठीक रिवर्स प्रोसेस है। क्लियर है? क्लियर है। अब इसमें से इंटीग्रेशन में अगर जबरी को पढ़ा जाए, मतलब कैसे करते हैं इसमें रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, थोड़ा सा और इस पर बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन पे। ये तो कुछ डायरेक्ट मेथड थे, और कुछ बात करते हैं। जैसे देखिएगा, अगर सर ऐसे रहा, जैसे अभी तो एग्जांपल ले लिया था मैं कि 3 एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते सी यू डी एक्स। सी एक कांस्टेंट है हमारा, सी क्या है हमारा एक कांस्टेंट, और कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसको डी एक्स के साथ क्या करना है, इंटीग्रेट करना है हमको। तो जो जिस भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहेगा उस कांस्टेंट को क्या कर लेंगे हम लोग, बाहर निकाल लेंगे, और उसके बाद उसको हम लोग जैसे इंटीग्रेट करते हैं वैसे इंटीग्रेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला। अगर सर दूसरा ऐसे रहे, कोई इंटीग्रल हमको दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स, ये सब क्या है, एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन मैं बता रखा हूँ। इस पूरे पे ऐसे कर दिया डी एक्स, तब क्या करेंगे सर, तो सबको सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेंगे, सबको अलग अलग बांट देंगे। जब भी प्लस माइनस आता है सबको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस माइनस जो भी रहेगा प्लस, तो प्लस माइनस रहेगा तो माइनस, जी एक्स इंटीग्रल साइन यहाँ भी, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, ठीक है, डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स और डी एक्स, कोई दिक्कत, सबको सेपरेटली कर देंगे। इसमें अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आए तब उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड आना पता है, मतलब मेथड को सब्स्टिट्यूट करते हैं, किसी एक के बदले सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक एग्जांपल से समझाते हैं, जब तक इतना आप नोट कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं। हमने देखा कि इंटीग्रेशन में ये एडिशन रहेगा तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन रहेगा तो कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई में रहेंगे और डिवाइड में रहेंगे तब फिर कैसे अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन का रूल्स। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड आना पड़ता है, मतलब एक को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो देखते हैं, सीखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए बोला कि ये टर्म और ये टर्म को आपस में क्या कीजिए, इंटीग्रेट करो। क्या करेंगे सर, तो किसी एक टर्म को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा कुछ, ठीक है। वैसे मान लेते हैं, मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। क्या मान लिया सर, टी। दोनों तरफ क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, आगे गया एक पावर घट जाएगा। डिफरेंशिएशन क्या सिखाए हैं कि जो ऊपर पारा था उसको लिख दो और एक घटा कर लिख दो, प्लस 2x, कोई दिक्कत, बराबर dt अपॉन में dx, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, क्या सर क्या आ गया यहाँ पे ये वैल्यू आ गया डिफरेंशिएट करने के बाद। ध्यान से देखिए, ये टर्म हमारा दूसरा है 3x स्क्वायर प्लस डी एक्स। तो यहाँ सर dx क्या लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी एक्स बराबर वाट, बराबर डी टी, बराबर क्या, डी टी। तो देखिए यही तो है ये, ध्यान से देखो जो आया यहाँ पे वैल्यू, जो वैल्यू यहाँ पे आया 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी एक्स, यही तो है, किसके बराबर है, डी टी के बराबर है। तो अब हमारा कैसे इंटीग्रेशन बन जाएगा, मान लो ये इंटीग्रेशन आई है, ये कैसे बन गया, आई इक्वल टू क्या बन गया हमारा, इसको हमने क्या मान रखा है, इसको मान रखा है हमने टी पुट कर दी, और इस पूरे का वैल्यू कितना आया है, इस पूरे का वैल्यू आ गया डी टी, सिंपल बन गया टी इंटू डी टी। जिस वेरिएबल में फंक्शन है उसी वेरिएबल में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपली लगा दीजिए, क्या होता है, एक्स से पावर, जैसे क्या फॉर्मूला था, एक्स टू द पावर एन और डी एक्स का पावर को जोड़ते हैं, तो जोड़िए क्या है, क्या आ जाएगा, टी, यहाँ 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगा, नीचे 2 और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो टी का वैल्यू क्या है, पुट कर दी इसमें लाकर, टी का वैल्यू क्या था, टी का वैल्यू था ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, किसको सर, इसका। मतलब लास्ट में फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे हम लोग, फाइनल आंसर लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x dx इक्वल टू ये वाला, कोई दिक्कत, क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो एक को सब्स्टिट्यूट कर दिए, दूसरा उसी के टर्म में आ जाता है, फिर आराम से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, डिवीजन में भी यही काम करते हैं। तो जो नीचे डिवाइजर में लिखा हुआ है,
आपसे अब कैसे पहचानेंगे कि किसको क्या माने, किसको सब्स्टिट्यूट करना है किसको नहीं करेंगे, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आखिर माने इसको मानेंगे तो ये फॉर्म बनना चाहिए। एक को मानने से दूसरा फॉर्म बन ही जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से सेट रहता है कि एक को मानेगा दूसरा उस फॉर्म में बन जाता है, तो थोड़ा सा चालाकी इस्तेमाल करना पड़ेगा तभी होगा काम। तो यहाँ पे मान लेते हैं मैंने cos x को मान लिया, क्या मान लिया, cos x को मान लिया, cos x को मान लिया मैंने t, ठीक है। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर तुम सेम मेथड डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत, क्लियर है। अब कीजिए तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और इसका हो जाएगा dt अपॉन में dx। तो इधर ले आइए माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, ये देखिए साइन एक्स dx तो ऊपर हमको दिख रहा है, बन गया वैसा कुछ, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग ऊपर, क्या बन गया हमारा i इक्वल टू, मान लो ये i इक्वल टू दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx को क्या लिखेंगे, माइनस dt, माइनस भी है ना यहाँ पे, तो लिखेंगे इसको हम लोग माइनस dt, और cos x तो क्या हमने क्या माना था, t माना था। देखिए माइनस को हटा दे, माइनस को बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बन गया dt अपॉन में t, dx अपॉन में x क्या होता था ln x, क्या होता था ln x, क्या हो जाएगा माइनस ln t, और t का फॉर्म थोड़ा ना x के फॉर्म में चाहिए था हमको, t किसको माना था, cos x को, तो लिख दीजिए माइनस ln cos x, कर दिया इंडिकेट। तो क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर में लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन में cos x dx इक्वल टू माइनस ln cos x, क्लियर है। एक और आता है इसी में केस डिफरेंट इंटीग्रेशन का, मतलब इसी में लिमिट बता दिया जाएगा, साइन एक्स अपॉन में cos x dx, इसमें दीजिएगा मान लो कि 2 से लेकर 5 तक, तो कुछ नहीं करना, लास्ट में आंसर लाने के बाद आंसर जो आया इसमें आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट को पुट करेंगे उसके बाद माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। मैंने जितने सारे पॉसिबल कॉन्सेप्ट थे उसे मैंने क्रैश कोर्स के रूप में, मतलब जो इंपॉर्टेंट थे, जिस पे सवाल बन सकते हैं, जो रूल कैसे अप्लाई करते हैं, ये सिखाने की कोशिश की। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें और हमारे सेशन को लाइक करें। और ख़ास बात ये कि ये अपने सारे दोस्तों को बोल दीजिए कि कॉम्पिटिटिव ब्रेन एक नया प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें क्रैश कोर्स कराया जाता है। क्लास 11, 12 और ड्रॉपर बच्चों के लिए रिवीजन सीरीज निकला हुआ है, जिसमें जो वहाँ के जो टीचर्स है कॉम्पिटिटिव ब्रेन के, वो काफ़ी ही मेहनत करके हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमारा क्लियर करते हैं। तो आप उनसे जुड़िए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को बताइए कि इस सीरीज से लाभ उठाएं। हैंड रिटन नोट्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने नोट्स सही से नहीं बना रखा या फिर आपने नोट्स बनाया था पर लास्ट मोमेंट आपका नोट्स काफ़ी लंबा है, लेंदी है, पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, तो हमारे द्वारा बनाया गया शॉर्ट नोट्स जो आपके एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले रिवाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आप उसका PDF का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। पर हमारे हैंड रिटन नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन और आगे बढ़ते रहे, पढ़ाई करते रहे।